इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को बारामूला से जिता दिया। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा आपके खिलाफ केस क्या है, आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, आप जेल में बंद क्यों हैं, क्या आप अकेले जेल में बंद हैं कि और कश्मीरी भी बंद हैं, जो बाकी लोग बंद हैं उनके खिलाफ कितने चार्जेस और कितने लोग बंद हैं। तो एक आदमी आपके सामने आया या लाया गया। आप कह रहे हैं कि उनको लास्ट टाइम भी यूज किया गया, तो आप इस वक्त क्या समझ? लास्ट टाइम उनको बंद कर, वो बंद एक जुर्म में है और वो अकेले उस जुर्म में बंद नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का प्यार। और आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और कश्मीर के कोने कोने में भी कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार उसका एमएलए कैसा होना चाहिए, उसका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। क्या उसका नुमाइंदा वाकई कल जब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, तामीर और तरक्की के हवाले से क्या वाकई जो ख्वाब है उनके दिल में, उनके मन में वो पूरे होंगे या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं हल्का इंतखाब बारामूला, और बारामूला में भी कई एक कैंडिडेट्स जो हैं वो किस्मत आजमाई कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम में जनाब जावेद हसन बेग साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है बारामूला से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जावेद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे एज कैंडिडेट जो है अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पहला सवाल यही होगा जावेद साहब के 10 साल की खामोशी, 10 साल की वो एक किस्म की मखदूश कुन सूरत हाल, जावेद हसन बेग साहब कैसे देखते हैं इलेक्शंस को? कोई सितम की खामोशी आबाद कुछ तो हो, कुछ तो कहो सितम कशो फरियाद कुछ तो हो, बेदाद घर से शिकवाए बेदाद कुछ तो हो, बोलो कि शोर हश्र की ईजाद कुछ तो हो। ये जो इलेक्शन है ये जम्मू और कश्मीर के लोगों की सियासी जो विजडम है, दानाई है, ये उसका इम्तिहान है। जहाँ सियासी जमातों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों के सामने अपना मंशूर पेश करें ईमानदारी और खुलूस के साथ, वहाँ पर अवाम पर भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अवाम होती है जो रिसीविंग एंड पे होती है। अगर आप जज्बात में आएंगे और अल्लाह तबारक ताला ने जो आपको अक़ल अता किया है और फिर अक़ल के साथ जो इल्म अता किया है, फिर उसके साथ जो इंसान को तजुर्बे की बुनियाद पे एक शऊर मिलता है, जिसको पॉलिटिकल विजडम भी कहते हैं या सोशल विजडम भी कहते हैं या विजडम भी कहते हैं, अगर इन चीज़ों को का इस्तेमाल आप करेंगे और गौर व फिक्र के बाद आप अपने सियासी जो आपके तर्जुमानी करेंगे उन जमातों का और उन लोगों का इंतखाब करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बाय एंड लार्ज ये खसारे का सौदा नहीं होगा। तो ये एक 10 साल की खामोशी जो रही है, ये एक ये समझें कि एक आपके लब जो हैं उनको सी दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई सितम की खामोशी आबाद कुछ तो हो, कुछ तो कहो सितम कशो फरियाद कुछ तो हो। तो ये जो सितम कश कौम है, इसकी फरियाद को असेंबली तक पहुंचाना है और उसको पहुंचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही मुअस्सर, बहुत ही संजीदा मंशूर है और एक बहुत ही सीरियस और एक दाना क़यादत हमारे पास है। अगर लोगों ने भरोसा किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह बारामूला की नुमाइंदगी मेरे लिए जो कि एक एज़ाज़ की बात है, मैं बहुत ही संजीदगी के साथ, दयानतदारी के साथ और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीके से बारामूला के लोगों की सियासी और इक़्तिसादी तर्जुमानी असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी करूँगा। तो जावेद बेग साहब, जहाँ तक आपने बात की कि ये जो 10 साल के बाद कहीं ना कहीं एक खामोश लब जो है अब लब कुशाई कहीं ना कहीं हो रही है,
तो क्या आपको लग रहा है कि सियासी जमातों का एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे इलेक्शन से पहले की बात करें या इलेक्शंस के बाद की बात करें? देखें, कहते हैं एज लॉन्ग एज यू आर लाइव यू मेक मिस्टेक्स। चाहे सियासी जमातें हों, चाहे सियासी अफराद हों, चाहे कोई जजेस हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, हम सब कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम अपनी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ में हमसे गलती नहीं होगी, एक जमात की सूरत में भी और एक फ़र्द की हैसियत से भी। लेकिन वही कौमें उठ के अपने कदमों पे चलती हैं और मंजिल तक पहुंचती हैं जो अपनी गलती से कोई सबक सीखे। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान की जो सूरत हाल थी, मायूस कुन सूरत हाल थी और इंतहाई एक दुख भरी दास्तान लिख दी गई हिरोशिमा और नागासाकी। कौन ये तस्वुर कर सकता था कि 1945 का वो बिखरा हुआ जापान इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत होगा। और कौन ये तस्वुर कर सकता था कि 70 के अशरे तक ये एक कमज़ोर चीन की इकानमी दुनिया की, इसका जिक्र ही नहीं था कहीं, दुनिया की इकानमी को डिफाइन करेगी। अगर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और एक विद गुड गवर्नेंस यहाँ बनती है और लोग भी ताउन देते हैं और आपके नुमाइंदों में भी तजुर्बा भी है और कैपेबिलिटी भी है और बाकी लोगों का दर्द भी है, तो फिर आपकी कौम अपने कदमों पे नए से खड़ा होकर चलना सीख जाएगी। इस वक्त जो हमारी कौम की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि ये खामोशी तो है, ये अमन तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये हमारे समाज के अंदर एक आर्डर है। पीस ये उस वक्त बनेगी जब लोग वॉलंटियर इसका हिस्सा बनेंगे, जब दिल से लोग अमन को चाहेंगे, दिल से लोग इदारों की इज़्ज़त करेंगे, दिल से लोग अपने हुक्मरानों का साथ देंगे, दिल से लोग उस हुकूमत को ऑन करेंगे और हुकूमत भी डिलीवर करेगी, तो जो वो अमन होगा वो अमन जो है वो पायदार अमन ही नहीं होगा, बल्कि वो एक खुशनुमा, खुशगवार, तालीम याफ्ता, दूर अंदेश माशरे की तश्कील की तरफ हमारा पहला कदम होगा। तो आपको लग रहा है कि सियासी लिहाज से कहीं ना कहीं आप लोगों को कहाँ देखते हैं? क्या आप चूँकि गुज़श्ता कई सालों से लगातार आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि कैसे देखते हैं जावेद बेग इसको? देखिए, अब ये जो हमारा समाज है और जो हम हैं, हम इसका अलग कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, वी आर पार्ट। ये जो कहते हैं ये ड्रॉप इन द ओशन इज़ एन ओशन इन इटसेल्फ। ये जो हम पानी का हिस्सा होते हैं, ये सारे का सारा यकजा होकर किसी सिमत का तयन करता है। कोई लहर ऊंची होती है, कोई नीची होती है, तो ये कहना कि ऊंची लहर ही जिम्मेदार है पानी के बहाव की या बर्बादी की और जो नीचे पानी है वो जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे माशरे में खराबियाँ दाखिल हुई हैं, इसकी कई वजूहात रही होंगी। जहाँ सियासी जमातें और सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, वहाँ जुडिशरी है, वो भी इससे नहीं हो सकती है। वहाँ सिविल सोसाइटी है, वो भी खुद को इससे नहीं कर सकते हैं। वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी खुद इसको बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकती हैं। वहाँ कई NGOs हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ हमारे माशरे में जर्नलिस्ट हैं, वो भी। तो हम सब ने अपने हिस्से का जो वेट डालना था इस बेचारी इस गरीब और मस्कीन सियासत में, इस रियासत में, वो सब ने डाला है। किसी ने इस रियासत का वेट उठाने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, हमने यहीं से वेट डाला है और नतीजा उसका ये निकला है कि यहाँ वॉलंटियर लोग तैयार हुए हैं बिकने के लिए। ये दुनिया की तारीख में शायद ही कुछ और इसकी मिसालें मिलती हों, लेकिन आप देखें 1953 में किस तरह वॉलंटियर्स तैयार हो गए, एक के बाद एक बिकता चला गया और नतीजा ये निकला कि आपके पास जो था अगर वो नहीं रहा तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है, यहाँ के हुक्मरानों का कंट्रीब्यूशन भी है, यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या राइटर्स हैं या रिफॉर्मर्स हैं या जो भी कहें, पोइट्स हैं, जो भी कहें, सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला है इस इरोजन में, जो कि आपकी इज़्ज़त और विकार का और माशरे में जो एक इक़दार पैदा हुआ है, या जिस तरह से अब हमारा चाल चलन है, शादी को ले लें,
किसी के जीने को ले लें, किसी के मरने को ले लें, तो ये हुकूमत सिर्फ ये नहीं होती है कि बंड और रोड कैसे बनता है। एक हुकूमत जो है वो if the government is itself a chaos and absurdity, it cannot rule. It cannot rule. It has no moral right to rule if it is a chaos and absurdity. एक गवर्नमेंट का मकसद ये होता है, it should help the people. तो जावेद साहब, इस सूरत हाल को देख के do you have some apprehensions? जहाँ देखें, मुझे एक ही शिकवा भी है उन लोगों से जो एक फ्री और फेयर और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ा करना चाहते हैं। मैं ईमानदारी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और 25 साल मैंने एज पॉलिटिकल वर्कर काम किया और ज़मीनी सतह पे किया। इस दौरान मुझ पे तकरीबन 8 हमले भी हुए। मैं इनमें किसी भी हमले में मर भी सकता था, लेकिन जहाँ तक इस मुल्क की सलामती का ताल्लुक़ है, या हिंदुस्तान जो कि हमारा मुल्क है, इसको अपना मुल्क मानने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने कभी दूसरी राय नहीं रखी है। मैंने हमेशा इस मुल्क को अपना माना है और आगे भी मानता रहूँगा। तो इसके इदारों से एक्सपेक्टेशंस भी हैं मुझे। वो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो इलेक्शन है, वो कहते हैं ना, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये लगना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो ये सिर्फ इलेक्शन होने नहीं चाहिए कि फ्री और फेयर लग रहे, ग्राउंड पे भी दिखना चाहिए, ये ज़मीनी सतह पर दिखना भी चाहिए। जिस तरह का पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जिसमें उमर साहब इलेक्शन हार गए, मैं उसको कश्मीर की तारीख का बदतरीन रिग्ड इलेक्शन समझता हूँ। उसकी मुझे कोई इखलाकी जवाजियत उस इलेक्शन की मुझे नजर नहीं। You are using a term rigged. हाँ, जो रिगिंग का मतलब ये नहीं होता। नहीं, I understand. It's between the lines. I underline करता हूँ बिल्कुल कि आपने बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया उमर साहब को। आपने उमर साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया नफरत का, और ये पूरी आप कामयाब हो गए कि हम सारे के सारे रावण हैं। और जब सबको रावण आपने साबित किया, फिर आपने अपना राम लाया, तो उसके बाद फिर तो कोई इलेक्शन ही नहीं रहा। तो इस वक्त भी मैं ये देखता हूँ कि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुझे रावण पैदा या बनाए जाएंगे और फिर राम आएगा। तो इस तरह के इलेक्शंस इस मुल्क की जो एक तारीख रही है जमहूरियत की, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है, उसके जो अदारे हैं, वो इनसे बड़े ऊंचे अदारे हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये बड़ा वसी मुल्क है। इनको ये इलेक्शन लोगों पे छोड़ देना चाहिए, जम्मू के लोगों पे, कश्मीर के लोगों में। लेट द पीपल ऑफ द स्टेट हैव ए गवर्नमेंट जिसको वो खुद बैक करे। आपको लग रहा है स्टेट का इंटरफेरेंस है? मैं बात स्टेट की नहीं करता। नहीं, आई मीन से मशीनरीज की या बाकी मैं कहता हूँ कि पता नहीं किस लेवल पे है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहता हूँ ये दुरुस्त हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कहता हूँ ये गलत हो। ये तारीख जो है ना, तारीख कभी भी सच को छुपने नहीं देती, कभी नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। तारीख तो सच को सामने लेके आती है। सच कभी ना कभी आएगा, हम हो ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब को हराने के लिए मैसिव किस्म का एक अनलीश कर दिए गए फोर्सेस हर सतह पे, और उनको इलेक्शन हराया गया। वो इलेक्शन तो हार गए, उनकी इज्जत में इजाफा हुआ, उनके रुतबे में इजाफा हुआ, और उनका जो एतबार था उसमें भी इजाफा हुआ। तो अब जो मैं ये देख रहा हूँ, इसमें मुझे दिखता है कि वो जो नॉर्थ कश्मीर के साथ हुआ, कहीं वो सारी रियासत के साथ ना हो, या यूनियन टेरिटरी के साथ ना हो, या बीजेपी को इक़्तिदार में लाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की बैकिंग ना की जाए, और इस तरह से एक इलेक्शन करवाया जाए जहां जज्बातियत को आप उस लेवल पर और उस सतह पे ले जाएं कि एक बार आप इसका बीज अगर बोगे तो ये फसलें आपको और हम दोनों को मिल के काटनी पड़ेगी। और कश्मीरी में कहते हैं जज्र बेहोल, ये एक बार बोया जाता है,
फिर बाद में ये खुद चलता है, इसको हवा लेके Nobody can stop it. तो ये हमें हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि लेट द पीपल ऑफ स्टेट डिसाइड विदाउट फियर और फेवर, इल विल। और ये जो बहुत पैसा इस्तेमाल हो जाता है और बहुत सारे लोगों का रोल बन जाता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो जावेद साहब, जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया, चूँकि आपने कुछ टर्म्स इस्तेमाल की, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है दैट इज़ हेल्पिंग टू डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो आपकी अलायंस है, या आपको लग रहा है कि आपकी अलायंस जो कांग्रेस के साथ है उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं आपको भुगतना देखिए, ये सिंपल सी बात है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जो सियासी रोल ढूंढ रही है या तलाश कर रही है वो हुकूमत साजी का है, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ अपोजिशन में रहे। हुकूमत बनाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ वो जम्मू में सीटें ले जाएं, वहाँ कश्मीर में भी उनके साथ कुछ सीटें हों, कश्मीर में भी वो सीटें जीतें। जब हम बात कर रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट की इतनी जो है आपके मुताबिक साजिशें जो पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने के लिए, ये बड़ा उनके लिए, दिस इज सिंपल पॉलिटिक्स, इसमें टू मेक फोर। ये जो नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात, भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी तो बनाएगी कैसे? नंबर्स की बात करें, नंबर्स की बात है ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लार्जेस्ट पार्टी के तौर ना उभरे, एक। दूसरा ये ज़रूरी है कि कट द साइज यूनिट से, हाँ, दूसरा ये भी ज़रूरी है कि नेशनल का यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों को बैक किया जाए और उनको जिताया जाए और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में या जम कर लिया जाए या उनके साथ जोड़ लिया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपोजिशन का रोल मिल जाए, दे दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करे। इसके उनको दो फायदे हैं। एक ये फ़ायदा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में है वो उनको कैसे लोग वोट डालेंगे आगे अगर वो हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। वो चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक दे शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स इट, दैट्स वन। दूसरा ये है कि जो 5 अगस्त को उन्होंने किया है उसकी उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट से तो उसको मोहर लगवा दी, 370 पार्लियामेंट से भी उन्होंने जो करना था सो कर लिया। पार्लियामेंट असेंबली भी बन गई, पार्लियामेंट भी बन गई, पार्लियामेंट सदर सब कुछ उन्होंने करवा लिया। लेकिन क्या उस फैसले की कोई इखलाकी जवाजियत है? क्योंकि किसी भी फैसले की जब तक इखलाकी जवाजियत नहीं, जिसको कहते हैं मॉरल लेजिटिमेसी, जब तक आपके पास मॉरल किसी कदम की मॉरल लेजिटिमेसी ना हो तो वो हमेशा सवालिया निशान रहता है, उसमें सवाल उठते हैं। तो जब यहाँ अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी हमारे मुल्क में तो उन्होंने कई कानून बनाए, उनकी कानूनी हैसियत थी, लेकिन क्या उन कानूनी की कोई मॉरल लेजिटिमेसी थी? नहीं थी। इसी तरह अगर हमारे अपने इदारे हमारे जम्मू और कश्मीर या किसी दूसरी रियासत के बारे में कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसको वहाँ के उन लोगों के साथ जब ये प्रिंसली स्टेट्स जम हुए और यूनिट बना, अगर उस वक्त उनके साथ कोई शर्त व शराइत रखे गए हैं, अगर वो उसकी नफ़ी करते हैं या पीछे हट जाते हैं उससे, तो वो फैसले कानूनी हैसियत में तो आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि बहरहाल नेशनल इंटरेस्ट में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या उन फैसलों की कोई इखलाकी जवाजियत थी? तो उसको एक इखलाकी जवाजियत उसी सूरत में मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी के पपेट्स या प्रॉक्सीज यहाँ से भी जीतेंगे, और जब वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो कहेंगे इसको मैंडेट है जम्मू कश्मीर के लोगों का, उस फैसले को इन्होंने ऑन किया है। यूनिट से ये चीज़ें फिर बिक जाएंगी, सेल आउट हो जाएंगे मार्केट। बात साल की नहीं है, आपको जमहूरियत एक मौका फराहम करती है, एक चॉइस देती है जी। आपने जब वो चॉइस एक्सरसाइज कर दी, सपोज आयरलैंड और को फैसला करना था कि हमने इंग्लैंड के साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये चॉइस उनको करने की एक दिन की, बिल्कुल एक मौका मिला, उसमें जो उन्होंने फैसला किया वो इनकी डेस्टिनी है ना। इसी तरह यूरोपियन यूनियन में ये फैसला हुआ यूरोपियन यूनियन इकट्ठी रहेगी कि नहीं रहेगी और इंग्लैंड उसका हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, फैसला हो गया, अब वो अच्छा समझें या बुरा समझें। तो ये जो वोट है
जब आप एक बार इसका फैसला कर देते हैं Then you can't regret. क्या करोगे आप देखें, आपने पिछले इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को बारामूला से जिता दिया। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा आपके खिलाफ केस क्या है, आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, आप जेल में बंद क्यों हैं, क्या आप अकेले जेल में बंद हैं कि और कश्मीरी भी बंद हैं, जो बाकी लोग बंद हैं उनके खिलाफ कितने चार्जेस और कितने लोग बंद हैं। तो एक आदमी आपके सामने आया या लाया गया, आया या लाया गया, उसने इलेक्शन लड़ा या लड़वाया गया, है ना, उसने लोगों को इस्तेमाल किया या उसको इस्तेमाल किया गया कि उमर साहब के खिलाफ। तो ये सारे सवाल हिस्ट्री जो है ना, इसको आप ये समझते हैं कि ये हिस्ट्री इनका जवाब नहीं दे देगी, हिस्ट्री इनका जवाब देगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो नहीं ये सवाल थोड़ा सा, मैं अगर आप इस पे थोड़ा इलॉबरेट करें। आप समझ गए? नहीं मैं जावेद साहब थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। आपका मतलब ये है कि इट वाज पर्टिकुलरली टारगेट अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड उमर अब्दुल्ला कि ही शुड नॉट गो टू पार्लियामेंट। देखें क्या हुआ कि इनिशियली ये कंटेस्ट जो था ऑल बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस था। जो लोग यहाँ नजरियाती तौर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, दुख हो सकता है ना। तो उन सबको इकट्ठा कर दिया और सजाद लोन साहब जो हैं बहरहाल वो बदकिस्मती से उसमें कंज्यूम हो गए। लेकिन एक कैंडिडेट ये था कि एक वो उनको फील्ड किया गया उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ और ये इलेक्शन चल पड़ा। तो एक स्टेज ऐसा आया जब पैनिक हो गए लोग, जिनको पैनिक नहीं होना चाहिए था, वो पैनिक हो गए। जब बड़े इदारे पैनिक हो जाते हैं कि आप इलेक्शन से पहले ही ये रखते हैं जहन में कि क्या होना चाहिए इसका नतीजा, तो पैनिक होना लाजमी हो जाता है। जब वो पैनिक हो गए तो फिर एक आपस में बातचीत हुई कि आप क्या करें। तो ये सोचा गया कि आप किसी ऐसे आदमी को हम ले आते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डैमेज करेगा। तो मेरा एक दोस्त है बड़ा करीबी, तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा आप लोगों ने ये गेम खेली, ये अजान हो रही है, पहली अजान पे हमने खामोशी की थी, है ना, अब अजानें होती रहेंगी, मैं इधर हाथ रख के कहता हूँ, अजान भी हो रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने एक दोस्त को कहा अपना कश्मीरी भाई है, मुसलमान भी है, इसलिए ये नहीं कहूँगा कि कोई एजेंसी का ऐसा आदमी था, सच, मगर मुझे पता नहीं है। मैंने उसको कहा कि ये जो गेम आप लोग खेल रहे हो हम टिक जाएंगे। आपको शक हुआ था कि आपने ऐसे? मुझे पता था कि ये क्या होगा आगे। अच्छा। हाँ, मुझे पहले पता था कि ये आगे जो मैं समझ रहा था, जो मेरा था सियासत का, ये क्लीन स्वीप नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं होने देंगे और ये टारगेट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरदार को। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखें जो शतरंज की गेम है ना, लश्कर का सरदार मैटर करता है। जो शतरंज की गेम है ना, इसमें प्यादे मैटर नहीं करते, इसमें किंग मैटर, बादशाह मैटर करता है। तो ये हमारे किंग की तरफ जा रहे थे, किंग इन द सेंस कि अब ये जो तबसरे करने वाले होंगे वो इसने उमर अब्दुल्ला को किंग कहा, नहीं, तो वो गालियां पार्टी नहीं, हेड की मैं बात, तो वो हमारे पार्टी हेड की तरफ जा रहे थे। इसके लिए ज़रूरी था कि वो दो शतरंजें बिछाएं कि उमर साहब को तो सिर्फ एक ही वो जो हैं उससे खेलना पड़े और उनको 2 डबल से खेलना पड़े। तो ये पता था कि ये आएगा। तो मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा आप ले आए, एक बात याद रखना, हम बच जाएंगे और टिक जाएंगे, इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा मुझे नहीं है, लेकिन आप कंज्यूम हो जाओगे। उसने कश्मीरी में कहा सब होती है वारमुल इस्मत चल। अच्छा। हाँ, उसके कहने का मतलब था कि हमने इसीलिए लाया कि ये आप लोगों को सबक सिखाएगा, और वो सोचते थे हम बच जाएंगे। ठीक है, हम बारामूला में इज्जत के साथ रहे, फिर भी उस तूफान में हम 20,000 वोट लेंगे, वो कहीं नहीं है, वो एड्रेस ढूंढ रहे हैं अपना आजकल। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और जो मैंने कहा वो आप समझ गए कि ये हिंदुस्तान है, ये कश्मीर हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। जावेद साहब, आप क्योंकि मैं आपसे समझता, आप सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़ी जमात के लीडर हैं, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हो गया, तो इंजीनियर साहब को असेंबली में भी छोड़ा गया, तो क्या इंटरनल कोई डिस्कशन है आपके बारे में? फिर ये जो चाल आप कह रहे हैं कि उनको लास्ट टाइम भी यूज़ किया गया,
तो आप इस वक्त क्या समझते लास्ट टाइम उनको बंद कर, वो बंद एक जुर्म में है और वो अकेले उस जुर्म में बंद नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म का केस है ना, ये मैं नहीं कहता, नहीं बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल उसमें शबीर शाह साहब भी हैं, उसमें यासीन मलिक साहब, बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो केस है, सच है या झूठ है वो कोर्ट प्रूफ, ये तो मुझे पता नहीं है। अलबत्ता जो सुनने में आया है वो ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ऐसे होता नहीं है, क्योंकि अगर ये केस बेसलेस है तो ये इनको सुप्रीम कोर्ट में केस करके सू कर दें तो 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। हाँ, डिफेमेशन है ना। तो लिहाजा इस केस को इस तरह से कोई आउट राइटली ये कहे कि ये साजिश है, ये तो जावेद बेग मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर मुझे कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का केस कर दे कि आपने जी पाकिस्तान से या दुबई से पैसा आपकी बीवी के अकाउंट में आया है जो यहाँ J&K बैंक सोपुर में आया है, तो आई विल हैव टू प्रूव कि ये पैसा आया है कि नहीं आया है। और अगर मुझे कोई ऐसा केस करे, मैं तो सारे मुल्क के इदारों के खिलाफ केस ठोक दूँ। इतना नहीं ठोकूंगा कि भाई आप मुझे बेबुनियाद चीज़ पे फंसा रहे हो, जब मैंने एक पैसा नहीं रिसीव किया तो केस किस चीज़ का। तो केस तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब कितने लोगों के खिलाफ है मैं उस बात में नहीं जाता। तो इंजीनियर रशीद साहब कोई आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते जेल में नहीं गए, ये एक पैसों का चक्कर है। अब वो पैसा वहाँ से आया गया कहाँ, दे दें हिसाब। नवाज शरीफ ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। हाँ, नवाज शरीफ के चपरासी के अकाउंट में 15 अरब निकला, फिर जब वो केस चला तो चपरासी भी गायब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी गायब, वो जज भी मुल्क छोड़ के भाग गया। ये हिंदुस्तान है भाईजान, यहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब एडवांटेज के तौर पर उनको बीजेपी अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो वो तो करेंगे, वो तो करेंगे। क्या नहीं होते हैं तो बदकिस्मती हुई, वो इस्तेमाल हुए और इस इलेक्शन में उनको छोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आप नौजवान उसने महसूस कर लिया है कि वी आर विदाउट ए पार्लियामेंट मेंबर, हम पार्लियामेंट मेंबर के बगैर हैं। आप तो फिर सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। और कौन करता है यार, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। बीजेपी नहीं करेगी तो कौन करेगा। बीजेपी इस्तेमाल इसलिए कर रही है, तो बीजेपी को इसमें फायदा क्या है? क्या, क्योंकि आने वाले वक्त में वो हुकूमत बनाएंगे कैसे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर नहीं होगी। फिर तो हम अच्छा, ये हुकूमत साजी की बात, ये हुकूमत की बात है, पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात है। जो 5 अगस्त को फैसले हुए हैं उनकी मॉरल लेजिटिमेसी की बात है कि जब यहाँ बीजेपी, दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अदर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अदर्स, और अदर्स में ये सारे आ जाते हैं। अब पीडीपी बेचारी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, आप उसको उस खाते में मत लाएं, इस वक्त उनकी हालत पतली है, लेकिन जो बाकी लोग हैं ये तो बीजेपी का हिस्सा है। इसमें क्या है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। उनमें से कोई ज़रा आके कह दे कि हम बीजेपी के साथ आगे अलायंस नहीं बनाएंगे। जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये लोगों के सामने कसम खा के की जमात की सारी जमातें कहें, हाँ कहें कि हम बीजेपी का, कोई इनकी ताकत है, इनकी ताकत है। आप क्या समझते हैं ये जो इस वक्त ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं इनकी हकीकत नहीं जानता। आई नो एवरीथिंग अबाउट देम एंड इफ दे नो एनीथिंग अबाउट मी लेट देम डिस्क्लोज इट। तो मैं तो प्रॉपर टाइम पे आऊँगा ना। मैं, आप क्या समझते हैं कि इस बार भी वही चलेगा जो पिछली बार इन्होंने किया? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि कौन कहाँ कैसे है और कौन कहाँ कैसे इलेक्शन किसके कहने पे लड़ रहा है। आई नो एवरीथिंग। आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मुझे ये हक है ये कहने का इस मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और यही मेरे इस मुल्क की अजमत है। कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको फेयर कहाँ पे लग रहा है, खतरा कहाँ पे लग रहा है कि भाईजान ये सिंपल है कि टेरर फंडिंग केस में कभी भी किसी की बेल नहीं होती, और जो इंजीनियर रशीद साहब की बेल हुई है ये 12-14 दिन के लिए हुई है, 21 दिन के लिए। पिछले इलेक्शन में भी ये इलेक्शन लड़ रहे थे ना, अगर उस वक्त बेल नहीं हुई इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर उस वक्त बेल नहीं हुई तो आज कानून में ये कहाँ से गुंजाइश होगी कि आज ये 12-14 दिन के लिए बेल होगी? उस वक्त एडवांटेज था उनको बंद रख के इलेक्शन लड़वाने का। अच्छा, यू मीन टू से कि उस वक्त एडवांटेज उस हिसाब से था? उससे आज एडवांटेज ये है कि इनको कहाँ इस्तेमाल करना है।
है ना, मतलब टंगमर्ग में इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। मैं मिसाल कहता हूँ, मुझे क्या पता है रफियाबाद में करना है कि नहीं करना है, बारामूला में किस किस एरिया में करना है। जाहिद साहब आप बिटवीन द लाइंस बातें कर नहीं, ये बात देखें, लोग सब जानते हैं यार, ये लोग अच्छा, लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, पीपल नो इट। अब सिर्फ ये है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। इंजीनियर रशीद साहब का मुझे कुछ नहीं है, क्या करेगा एक आदमी जो जेल में है, उसको कहेंगे इस साइड सो वो सोएगा, उसको कहेंगे इस साइड सो वो सोएगा। आपने नहीं देखा कल उन्होंने जो तकरीर की या परसों जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो उसमें आपको कहीं सर और पाँव दिखाई दे रहा था। जो गुस्सा था उसमें कोई इंटेलेक्ट था, उसमें कोई बुर्दबारी थी, वो तो ऐसे लग रहा बैड की डिसअपॉइंटेड। एक आदमी जो खुद जो एक मेंबर पार्लियामेंट हो, तो जब वो बात करे उसमें सुलझाव होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। गालियाँ देना, महबूबा जी को गालियाँ देना, उमर साहब को गालियाँ देना, इस तरह गालियाँ देना, जब इस लेवल पे लोग हादसाते तौर भी अगर कोई आ जाए, फिर भी उसको ये देखना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि आप बात करें ताकि आपकी पहचान हो सके। जो ये बात है ना, कुरान क्या है? बात है। गीता क्या है? बात है। बाइबल क्या है? बात है। ये इखलाकी मेयार से कभी नीचे नहीं आना चाहिए। ये महबूबा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें उन्होंने की कि जिसकी मजम्मत बेकुर से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, डिस्गस्टिंग में कहता हूँ, डिस्गस्टिंग। तो आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप बन गए, बन नहीं सकते थे। अगर आप ये 5 साल जेल में रहे नहीं होते तो आप नहीं बन सकते थे। आप क्या समझते हैं आपको नॉर्थ में कोई मेंबर पार्लियामेंट बना देगा? आपको जो वोट मिले हैं वो प्लेबिसिट पे मिले हैं, रायशुमारी के नाम पे मिला है। आप कहते थे रायशुमारी है, रायशुमारी है हक हमारा। अब आज की बार देखते हैं इस इलेक्शन में, अगर आप रायशुमारी कहते हैं, इस बार भी आपके शोएब लोन साहब भी कहते हैं, आपके टंगमर्ग वाला भी कहता है, आपका सोपुर वाला भी कहता है, तो आपके सारे लोग जब रायशुमारी की बात करेंगे तो हम सीरियसली सुनेंगे कि वाकई आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा रायशुमारी, तो हम बात करेंगे। अगर आप कहते हैं बॉन्ड वगैरह, तो वो तो हम हुकूमत हमने बनानी है, वो तो हम देंगे, आप कहाँ से देंगे? आपके 5 या 6 आदमी अगर कहीं से इधर से ये चालाकी वालाकी से जीत जाते हैं, यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अनलेस यू बिकम ए पार्ट ऑफ बीजेपी। तो हुकूमत हमने बनानी है, पावर में रिलीफ हम देंगे, रोज़गार हम देंगे, राशन के बारे में अल्लाह के फजल से हम लोगों को राहत फराहम करेंगे, PSA के बारे में हमारा एक स्टैंड है। तो ये जितने लोगों को सियासी और इक़्तिसादी राहत मिलेगी, ये तो इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला की चीफ मिनिस्ट्री में मिलेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हम बनाते हैं तब हम वो वादे पूरे कर सकते हैं। आपके पास तो इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय इसके कि आप जज्बाती तौर नौजवानों को एक्सप्लॉइट करें। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर वो एक हेल्दी, अब वो कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, लेकिन जमहूरियत में किसी को भी हक है किसी को सवाल पूछने का। तो इफ कोई गाली गलौज के बगैर अगर कभी मौका मिलता है मुझे, तो हम आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं। आर यू रेडी इन केस आई अरेंज? भाई यार, वो कभी वो कहेंगे मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, वो कहेंगे जावेद बे की हैसियत क्या है। मैं एक वोटर की हैसियत से ये कहता हूँ कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन नॉट आंसर। फॉर इंस्टेंस, जो वो बैंक अकाउंट है, यू कैन नॉट आंसर। बैंक अकाउंट तो कोई बना ही नहीं सकता, कोई मैनिपुलेट ही नहीं कर सकता। आपने अपनी फंड्स ट्रांसफ़र किए अपने प्राइवेट स्कूल को, ये कैन नॉट डू दैट। मैं भी MLA था, मेरे प्राइवेट स्कूल चलता है, मैंने कभी अपने फंड्स प्राइवेट स्कूल को ट्रांसफ़र नहीं किया। आई कैन नॉट डू दैट। ये लोगों का पैसा है। आप अपने ट्रस्ट को, आप कैसे 50 लाख रुपए आप अपने ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो जिसके ट्रस्टी आप खुद हो? तो दिस इज, ये क्या है? दिस इज करप्शन। 1 रुपया हो वो भी करप्शन है, 1 लाख हो वो भी करप्शन है। तो ये अब हमारे यहाँ ये है। अलबत्ता मैं उन लोगों को कहता हूँ जो गाली गलौज पे आ जाते हैं, मैं नहायत ही महज़ब तरीके से कहता हूँ कि मुझे जमहूरियत ये इख्तियार देती है बात करने की, है ना। हज़रत उमर एक बार मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने खड़े हुए, तो एक साहब थे, वो खड़े हो गए, उनने शायद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे, तो उन्होंने कहा कि आप, मुझे याद नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कोई ने कहा आपका कुर्ता जो है ये एक चादर का नहीं बना, जवाब दे। तो उनका बेटा उठ गया, उन्हें कहा ये 2 चादर, एक इनको मिली और एक मुझे। तो ये चूँकि वो बड़े कदावर शख्सियत थे, हाँ, वो अल्लाह ताला का एक शाकार थे, तो दो उन्हें कहा ये इसकी एक चादर है, एक मेरी है। तो अगर हज़रत उमर, है ना, 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत थी,
जूते से भी हम मोहब्बत करते हैं, अगर उनको सवाल पूछा जा सकता है तो मैं कौन हूँ और ये कौन है, तो लिहाजा ये गालियाँ निकालना इस्लामी और एक इस्लाम मुसलमान तो मुसलमान हो हिंदू कोई किसी मज़हब का, ये गाली वही निकालेगा जो खुद गाली होगा। इसलिए जो मैं सवाल रखता हूँ, तहजीब से तमद्दुन से इनके जवाब दे दें आप। बहरहाल जावेद बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त इलेक्शंस में बिजी हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक दिन मैं कैंपेनिंग में भी आऊं। ज़रूर मैं देखूंगा आप कैसे लोगों के साथ मिलते हैं और आपके एरियाज़ में आऊं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में जावेद बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं बारामूला के, हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी बात करने की और उनके साथ भी उनकी बात आवाम तक पहुँचाने की। और जावेद बेग साहब ने आज हमें बुलाया था, आपके साथ भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर हमें बुलाइए, आप अपनी बात रखिए आवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।